बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सेक्शन नंबर 73 देख रहे हैं, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई लोग डॉक्यूमेंट होना नहीं चाहते, तो हम मजबूर करते हैं, ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि लोगों को डॉक्यूमेंट करना पड़े चीज़ें, और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोगों को जो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है। जो भी बंदा कुछ भी काम करे, अगर वो टैक्सेबल आइटम्स का काम कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, तो उसको तो भाई रजिस्ट्रेशन होनी है। फिर एग्जाम गुड वालों को भी देखें, रजिस्ट्रेशन होनी पड़ जाती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ जाती है। ऑल दो उनकी सप्लाई एग्जाम्प्ट है, परचेज एग्जाम्प्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होते, बिजली के बिल के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा होता है और फर्दर टैक्स आ रहा होता है, तो इनको अवॉइड करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह की बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया गया है कि सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना हर आदमी के लिए ज़रूरी है और मजबूरी है। अब उन्होंने कहा भाई सेल्स टैक्स में तो लोग रजिस्टर हो गए, अभी भी जो है ना मसले मसाइल है, अब क्या करें। उन्होंने कहा एक सेक्शन 73 लेकर आओ। जब आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 7 में ये लिखा है कि आप एक रजिस्टर्ड बायर जब खरीदारी करता है, तो उस परचेज पे इनपुट लग के आता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि उसने जितना परचेज किया है माल, उस पे जो इनपुट लगा है वो उसको अलाउ हो जाए। अलाउ होने का मतलब है आउटपुट में से उसको माइनस करने दिया जाए, बैलेंस पे करने दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन ये लगा दी कि भाई देखो, जो रजिस्टर्ड बायर है, खरीदार है, जब वो परचेज करेगा तो उसको इनपुट मिलेगा। लेकिन सेक्शन 77 में आप देखेंगे, वहां ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 73। तो सेक्शन 73 आज हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 7 को 73 के साथ भी मिला के पढ़ना है, और सेक्शन 8 के साथ भी मिला के पढ़ना है, और 8B के साथ भी मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि वहां लिखा है कि भाई सेक्शन 7 में क्या लिखा है, आउटपुट में से आप इनपुट माइनस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू इन तीन सेक्शंस के, इन तीन सेक्शंस को भी मिला के पढ़िएगा। तो आज हम सेक्शन 73 देख रहे हैं। इसमें बेसिक सी एक बात है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप रजिस्टर्ड बायर हैं, आपको इनपुट उसी वक्त मिलेगा अगर आप दो काम करें। नंबर वन, आपको इनपुट हम उस वक्त देंगे कि आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट कीजिएगा रजिस्टर्ड सप्लायर को। यानी जिस बंदे को आपने जिस बंदे से आपने परचेज किया है, जो आपका सेलर है, उसको आप बिजनेस बैंक अकाउंट से चीज बेचें और अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। क्यों? ताकि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए, बिजनेस के अंदर बैंक से ट्रांजैक्शन हो, डॉक्यूमेंट हो, इकोनॉमी सारा कुछ फॉर्मल हो और इनफॉर्मल इकोनॉमी ना हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आपने परचेजिंग कर ली और आपने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की, तो हम आपका इनपुट नहीं आपको देंगे। तो दायरे मजबूर है आदमी को, तो फिर रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो जब खरीदारी करेगा, उसके लिए मैंडेटरी हो गया कि एक बिजनेस बैंक अकाउंट अपना बनाए और उसके बाद उसी अकाउंट से पेमेंट करे, वरना तो उसको इनपुट अलाउ ही नहीं होगा। और बिजनेस बैंक अकाउंट जो है, ये आपको वो बिजनेस बैंक अकाउंट होता है जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त ऑफिसर को फॉर्म में लिख के बताते हैं, ताकि उसको पता हो कि भाई कौन सा बिजनेस बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हैं। और अगर कोई बिजनेस बैंक अकाउंट आपने बाद में खुलवाया है, तो विद इन 15 डेज आप उसको एफबीआर को रिपोर्ट करते हैं। अब ऑनलाइन करते हैं, पहले मैनुअल होता था कि जी मैंने एक और बिजनेस बैंक अकाउंट बना लिया है। ठीक है, एक और बात कही, एक बात ये कही, ठीक है, अब आप रजिस्टर्ड बायर हैं, आपने बिजनेस बैंक अकाउंट भी बना लिया, परचेज भी की आपने, उससे पेमेंट भी की, आइडेंटिफाई भी हो गई। अब एक और काम करेंगे, अब ये जो पेमेंट करेंगे ना, ये 180 दिन में करेंगे आप। अगर 180 दिन में नहीं करेंगे तो भी हम आपको इनपुट अलाउ नहीं करेंगे। तो अब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए दो बातें बहुत अहम है। अगर मैं एक रजिस्टर्ड बायर हूं, मैंने कुछ खरीदारी की है, इनवाइस भी मेरे नाम पे है, उस पे एंटीन भी मेरा डला हुआ है, उसकी हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, ये तीनों कंडीशंस होनी जरूरी हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ये तीनों कंडीशन जरूरी है कि मैं इनवाइस को क्लेम कर सकूं, एज एन इनवाइस का इनपुट क्लेम कर सकूं। तो मेरे पास ये तीन बातें मौजूद हैं, लेकिन दो बातें अब मुझे और पूरी करनी है। एक बात ये पूरी करनी है कि मुझे 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है इस सेक्शन की। अब इसी सेक्शन पे आ जाओ, अब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सेलर को क्या बोला है? सेलर को ये कहा है कि भाई ठीक है, अब तुम चीज बेच रहे हो, तुम्हारे लिए भी ये जरूरी है वो पैसा जो तुम्हें रजिस्टर्ड बायर दे रहा है, वो तुमने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में डालना है। तो इसका मतलब है उसको भी पाबंद कर दिया, जो सेलर है, बेचने वाला है, कि तुम भी बिजनेस बैंक अकाउंट यूज करोगे। और इसको कहा अगर तुमने भी अपना बिजनेस बैंक अकाउंट यूज नहीं किया, उस प्रोसीड्स के लिए, उस पैसे के लिए जो तुमको
खरीदारी करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है तो तुम्हारा हम इनपुट डिसअलाउ कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो सेलर है, मिसाल के तौर पर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लेगा ना, उसके लिए उसके कंपोनेंट्स लेगा, उसका बिजली का बिल आएगा, इंपोर्ट्स होंगी, लोकल परचेजेस होंगी, तो जो इनपुट आएगा, वो जो इनपुट रिलेट कर रहा है उस सेलर की टैक्सेबल सप्लाई से। तो ये सेक्शन कह रहा है अगर तुमने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाले, तो जब तुमने चीजों को तैयार किया, उन चीजों को तैयार करने में जो तुम्हारा इनपुट आया था हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पूरा सेक्शन मैंने आपको इस थोड़ी सी गुफ्तगू में बता दिया। तो अब हम सेक्शन 73 को देख लेते हैं। और जो एक्ट की वर्डिंग है ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में मैंने कुछ अपनी तरफ से चीजें ऐड की हुई हैं आसानी पैदा करने के लिए। ओके जी। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being enforced, payment payment of the amount for a transaction exceeding value of 50,000 rupees in aggregate to a single supplier in a tax period। यहाँ से लेकर यहाँ तक दो बातें कही गई हैं। एक तो यहाँ पर ओवर राइडिंग फ्रेज आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे सेक्शन 7 में पढ़ा था ना कि इनपुट आपको अलाउ होगा आउटपुट के अगेंस्ट, लेकिन सब्जेक्ट टू 73 है। और 73 में लिखा है कि इस सेक्शन में जो बात लिखी गई है उसको आपने तरजीह देनी है उस पर जो एक्ट में कहीं और भी लिखी है। तो ये एक ओवर राइडिंग प्रोविजन है, इसको आपने पहले इसी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया। ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट एक टैक्स पीरियड के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा की है, मिसाल के तौर पर मैं किसी रजिस्टर्ड सेलर को पे कर रहा हूँ और मैं रजिस्टर्ड बायर हूँ और मैंने उसको 60,000 की पेमेंट कर दी, तो ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो 50,000 से ज्यादा है एक टैक्स पीरियड के अंदर, यानी एक मंथ के अंदर, और एक सप्लायर को। ठीक है? तो क्या, और उसमें आगे यहाँ तक ये बात हो गई। आगे कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग पेमेंट अगेंस्ट यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल जो है उनको आपने नहीं देखना, वो आप कैश चाहे जितना मर्जी करें। शेल बी मेड बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक और by cross bank draft or cross pay order or any other cross banking instrument showing transfer of the amount of the sales tax invoice in favor of supplier from business bank account of the buyer। ये देखें, ये अहम बात है। नंबर वन एक ये बात कह रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, अच्छा इसकी मतलब क्या हुआ? ये हमने यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर 50, इस पूरे का मतलब ये हुआ कि अगर एक बायर है, रजिस्टर्ड बायर है, वो पेमेंट कर रहा है और उसकी पेमेंट एक महीने के अंदर एक पार्टी को 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो उसने क्रॉस बैंकिंग चैनल से, यानी बैंकिंग चैनल से इस तरह का चैनल हो कि ट्रांसफर नजर आ रहा हो, एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट के अंदर आपस के अंदर ट्रांजेक्शन मैच हम कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप आईबीएफटी करें, आप आरटीजीएस करें, आप चेक देते हैं, आप पे ऑर्डर देते हैं, कुछ भी दे दें, तो आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल होगी, तभी आपको इनपुट अलाउ होगा। ठीक है? आगे फिर वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट of buyer to business bank account of supplier as well as payment through credit card shall be treated as transaction through banking channels subject to the condition that such transaction are verifiable। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। मसलन आईबीएफटी कर दिया आपने, आपने आरटीजीएस कर दिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, एज फॉर एज ये आपस में ट्रेस हो सकती है ना, तो ये वैलिड पेमेंट कंसीडर की जाएगी। तो सब सेक्शन 1 में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये कहा है बायर को कि आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपने बैंक को यूज करना है, अगर कम है तो आप कैश में भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक ये बात हुई है। यूटिलिटी बिल्स को आपने छोड़ देना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये मैंने लिखी हुई है, इफ सिंगल इनवाइस इज एक्सीडिंग 50,000। अब ये बात नहीं है, क्योंकि पहले हम ये पढ़ाते थे सिंगल इनवाइस, क्योंकि जब ये एडिशन हो गया ना, ये पहले नहीं था। इन एग्रीगेट टू अ सिंगल सप्लायर इन अ टैक्स ईयर, ये बाद में डाला गया है ये वाली लाइन। तो अब जो है ना, ये वाली बात दुरुस्त नहीं है। अब आप इसको यूं बोलेंगे, यानी इस पूरे की जो समरी है वो मैंने यहाँ लिखी है, तो आप यूं कहेंगे, इफ पेमेंट टू ए सिंगल सप्लायर इन अ टैक्स ईयर एक्सीड्स 50,000। अब इसको इस तरह लिखेंगे, तो मैं नोट्स को चेंज करके आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये सही नहीं है, इसको तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं प्रोविजो में। आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर, सेकंड प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एडजस्टमेंट मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल to and from the same party shall be treated as payment satisfying the provision of this subsection subject to following condition। अब वो ये कह रहे हैं, देखिए कभी कभी ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं कि दो रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, आपस में सेल भी कर रही होती हैं और परचेज भी कर रही होती हैं।
अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एडजस्टमेंट कर ली है, मिसाल के तौर पर मैंने 10 रुपए देने थे, उसने 10 रुपए लेने थे, उसने कहा यार तुम 10 रुपए दो भी नहीं और मैं लेता भी नहीं हूँ, तो ये तो एडजस्टिंग एंट्रियां हो गई ना। एक आदमी करेगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पार्टी डेबिट, और दूसरा आदमी करेगा अकाउंट पेबल डेबिट पार्टी क्रेडिट, तो पेमेंट्स तो हुई नहीं है, और अकाउंट रिसीवेबल भी जीरो हो गया, अकाउंट पेबल भी जीरो हो गया। तो लॉ कह रहा है ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ था कि बैंकिंग चैनल यूज करना जरूरी है, तो लॉ ने क्लैरिफाई किया है आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दो कंडीशन फुलफिल अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। वो क्या है, मैंने यहाँ समराइज कर दिया। रजिस्टर्ड बिजनेस कैन एडजस्ट अमाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल विद द सेम पार्टी अंडर इफ बोथ पार्टीज हैव चार्ज एंड पेड सेल्स टैक्स। इसका मतलब है जो रिसीवेबल और पेबल है ये टैक्सेबल सप्लाई के नतीजे में पैदा हुआ हो, यानी कि जो चीज मैंने बेची थी और जो सामने वाले ने बेची थी, दोनों की इनवाइसेस जो थी उसमें सेल्स टैक्स इन्वॉल्व था। पहली बात तो ये है। और क्या हो, एंड प्रायर अप्रूवल हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कमिश्नर बिफोर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट, और आपने कमिश्नर से इसके ऊपर प्रायर अप्रूवल भी ले लिया, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद आ जाए सबसेक्शन 2। 1 हमने मुकम्मल कर लिया। सबसेक्शन अब आपको आसान लगा होगा, क्योंकि हमने शुरू में एक आपको स्टोरी टेलिंग में सारी स्टोरी बता दी थी इसकी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है द बायर, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको बोल तो दिया था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात सबसेक्शन 2 में लिखी है। यहाँ तो सिर्फ ये बात लिखी है करना क्या है। रजिस्टर बाय व्हाट ए रजिस्टर्ड बायर मस्ट डू, उसका एक्शन पॉइंट लिखा था कि रजिस्टर्ड बायर ने क्या काम करना है। अब अगर वो ये काम नहीं करता है तो फिर आगे बात की गई है, द बायर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट if payment for the amount is made otherwise than in the manner prescribed in subsection 1। कह रहे हैं कि भाई देखो अब तुम्हें इनपुट नहीं मिलेगा। अगर तुमने जो सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर कहानी थी कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की, तो तुम्हें तुम्हारा इनपुट नहीं मिलेगा। अब तुमने परचेज भी भले वैलिड की, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा इनपुट नहीं मिलेगा, तुम्हारा आउटपुट के अगेंस्ट में इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट इज सो ट्रांसफर्ड विद इन 180 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ सेल्स ऑफ टैक्स इनवाइस। अब एक बात और भी, अगर तुम्हारा उधार का सौदा था और तुमने उधार पे माल लिया, तो तुम्हें 180 दिन के अंदर पेमेंट भी करनी है, वरना इनपुट नहीं मिलेगा। इस पूरी बात को मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अ बायर कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट और रिफंड इफ पेमेंट इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मेथड। यानी प्रिस्क्राइब मेथड क्या है? बैंकिंग चैनल से हो, बिजनेस बैंक अकाउंट से हो, 180 दिन के अंदर। अच्छा 180 दिन तो अलग से है। प्रिस्क्राइब मैटर के मैनर क्या है? बिजनेस बैंक अकाउंट से हो, और बिजनेस बैंक अकाउंट से क्या है भाई प्रिस्क्राइब मैनर यार? 50,000 रुपए से अगर ज्यादा की पेमेंट है एक टैक्स पीरियड में एक सप्लायर को, तो आपने क्या करना है? बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। बस ये आपका प्रिस्क्राइब मैनर है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या था? अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल आपने करनी है। अब मजीद उसने ये कहा था यहाँ पर 180 दिन वाली स्टोरी थी वो भी आ गई। एक तो ये बात हो गई नंबर 1, एक वजह, अगर आपने क्रॉस बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया तो इनपुट डिसअलाउ होगा। दूसरी ये है कि अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन की और 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, तो भी आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये हमारी स्टोरी खत्म हो गई। सबसेक्शन 1 भी खत्म, सबसेक्शन 2 भी खत्म। समरी में हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में। अच्छा, अब देखो एक ना प्रैक्टिकल बात सुनो यार। ये हो सकता है मैंने सौदा किया हो, मेरी लिक्विडिटी अच्छी ना हो, 180 दिन के बजाय मैंने 200 दिन में पेमेंट कर दी हो, तो क्या मुझे इनपुट नहीं मिलेगा? तो बड़ी अजीब सी बात है ना। मेरे बिजनेस के कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, मैं उनसे फेवर ले ली मैंने सप्लायर से कि भाई तुम 180 दिन के बजाय मुझे 500 दिन दे दो, 200 दिन दे दो। तो इसमें फिर एफबीआर ने इस चीज को रियलाइज किया और एक एसआरओ इशू किया। उसमें उन्होंने कहा अगर पेमेंट्स 180 दिन के अंदर पे नहीं हो पा रही हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 74 के अंदर कंडोनेशन अप्लाई कर सकता है कि भाई हम आपसे कंडोनेशन अप्लाई कर रहे हैं, 180 दिन में हम पेमेंट नहीं कर सके, हमें 2 महीने का 6 महीने का और टाइम दिया जाए। ठीक है। हाउएवर द ट्रांजेक्शन बट नॉट इन्वॉल्व एनी ब्लैक लिस्टेड और डी रजिस्ट्रेशन एंटिटीज दिस ऑफ, मतलब देखिए ये है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना बायर सेलर में, ये कंडोनेशन उसी वक्त मिलेगी आप दोनों में से कोई भी बंदा वो ना हो, ब्लैक लिस्टेड ना हो या डी रजिस्टर्ड ना हो। डी रजिस्टर्ड होगा तो ज़ाहिर है उसके इसमें तो होगा नहीं। या ये भी हो सकता है आपने इनवाइस ली थी फिर वो डी रजिस्टर हो गया बाद में, तो आपकी जो भी पेमेंट है उसमें ना आप दोनों में से किसी एक पार्टी को ये नहीं होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड या डी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे फिर क्या हुआ? ये जो बात है इससे जरा सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ठीक है। दिस ऑफर सम फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, यानी 180 दिन की जो डेडलाइन है उसके अंदर जरा सी आपको स्ट्रिक्टनेस कम कर दी गई और आपको आसानी आपके लिए पैदा कर दी गई। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, तो ये एसआरओ मौजूद है जो मैंने आपको ड्राइव में डाल दिया है। ठीक है। तो बल्कि मैं 1 मिनट आप लोगों को सभी दिखा भी दूंगा। ये बात हो गई, ये एसआरओ मैंने आपसे शेयर कर दिया। फिर एक और बात है। अब देखो एक और चीज भी तो हो सकती है ना कि अच्छा ये बात है आपको लिटिगेशन में काम आएंगे इंशाल्लाह। अब एक बंदा है उसने परचेज भी सही की है, ठीक है, और सामने जो सेलर है उसने सेल्स टैक्स भी रिटर्न में पे कर दिया है, यानी आउटपुट टैक्स पे हो गया है, मेरा इनपुट टैक्स वैलिड है, लेकिन 180 दिन में पेमेंट भी हो गई। लेकिन एक काम ये हुआ मैंने गलती से कैश में पेमेंट कर दी,
या किसी भी वजह से कैश में मेरी पेमेंट हो गई है, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं की, तो उस सूरत में क्या होगा? आइए हम इसको पढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल में इसी तरह का एक केस गया। द केस इन्वॉल्व्स मैसर्स फिरोज एयर कंट्रोल सिस्टम डिस्प्यूटिंग द डिनायल ऑफ इनपुट एडजस्टमेंट फॉर नॉट कंप्लाइंग सेक्शन 73 विच रिक्वायर पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। कह रहे हैं कि हुआ ये कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं हुई थी और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको नहीं दे सकते। तो जो क्लाइंट है, टैक्स पेयर है, वो ट्रिब्यूनल चला गया। ट्रिब्यूनल ने सारे आर्गुमेंट्स वगैरह सुने। उस आर्गुमेंट्स में यही था, उसकी टैक्स काउंसिल ने कहा देखें इनपुट का मिलना मेरा सब्सटेंशियल राइट है और मैंने इनपुट इनको दिया है, इन्होंने गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया है। अब अगर ये मेरा इनपुट डिसअलाउ कर रहे हैं, ये तो डबल टैक्स हो गया ना मेरे ऊपर। उनको भी, गवर्नमेंट को भी मैंने दे दिया, मेरा इनपुट भी डिसअलाउ हो गया है, तो क्या फायदा हुआ मुझे? तो ठीक है, मेरे को पेनल्टी आप लगा सकते हैं, ये गलती मैंने की है, ये एक प्रोसीजरल लैप्स हुआ है मेरे से, लेकिन ये तो मेरा एक बुनियादी हक है एक्ट के अंदर। आप इसको कैसे छीन सकते हैं इस प्रोसीजर की वायलेशन पे? तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया? ट्रिब्यूनल ने फैसला टैक्स पेयर के हक में दिया और ये कहा कि देखें सप्लायर ने सेल्स टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को, अगर आप इसका आप डिमांडिंग द एडजस्टेड इनपुट टैक्स फ्रॉम, अब अगर आप बायर को ऑर्डर बना के दे रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। आगे नॉन कंप्लायंस प्रोसीजरल मसला है, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट तो एक स्टैट्यूटरी राइट है आपका, ठीक है, जो इस टेक्निकल ग्राउंड पे आप डिनाइल नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट, हाँ अलबत्ता डिपार्टमेंट सेक्शन 33 के अंदर सीरियल नंबर 16 में पेनल्टी लगा दे, जो पेनल्टी लगानी है, तो ये एक बहुत अच्छा केस लॉ है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये बात हो गई। अब आ जाए, देखें हमने स्टोरी शुरू में मुकम्मल की, सबसेक्शन 1 कर लिया, सबसेक्शन 2 कर लिया, ठीक है। आपको दो केस लॉ, एक एसआरओ और एक अच्छा केस लॉ आपको बता दिया, ये आपको हेल्प कर रहा होगा। ये हमने यहाँ पे समरी भी आपको लिख के दे दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में कह रहा है दी अमाउंट ट्रांसफर्ड, दी अमाउंट, दी आपको पता है जब लगता है तो किसी चीज को पीछे रेफर कर रहा होता है, मतलब क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, द ट्रांसफर इज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग द टैक्सेबल सप्लाई। यानी अब जो है रजिस्टर्ड सप्लायर की बात होने लगी है। कह रहा है कि जो पैसा रजिस्टर्ड सप्लायर को मिलता है, कौन सा पैसा? जो ऊपर बात की गई है, रजिस्टर्ड बायर की तरफ से। तो रजिस्टर्ड सेलर को रजिस्टर्ड बायर की तरफ से जो पैसा मिलता है इन टर्म ऑफ दिस सेक्शन, ऊपर जो बात हुई है, शेल बी डिपॉजिटेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। अब सप्लायर ने भी अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में डालना है। अदरवाइज द सप्लायर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स, क्रेडिट, एडजस्टमेंट, डिडक्शन, रिफंड पेमेंट, ड्रॉबैक और जीरो रेटिंग टैक्स अंडर। मतलब ये है कि देखें, अगर आपने अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर वो प्रोसीड आपने नहीं डाली तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट इन शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं डाला जो आपको रजिस्टर्ड बायर ने दिया है। सबसेक्शन 3 बात मुकम्मल हो गई। इसी बात, अच्छा ये जो है, हाँ ठीक हो गई बात, ये हो गई। उसके बाद मैं कुछ सर्कुलर आपके लिए लाया हूँ, उसको भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर ना एक ही नुकता है कि यहाँ ये जो बात हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है कि रजिस्टर्ड सेलर इज रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड बायर। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड बायर की बात नहीं हो रही। इसको क्लैरिफाई किया एक सर्कुलर ने। द इंटायर स्कीम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50,000, यानी 50,000 से ज्यादा की जो पेमेंट है जिसको बैंकिंग चैनल से करनी है वरना इनपुट टैक्स नहीं मिलता वगैरह वगैरह, ये आपने देखनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रजिस्टर्ड सेलर एंड रजिस्टर्ड बायर। देयरफॉर रजिस्टर्ड सप्लायर विल रिमेन unaffected even if they receive payment other than banking channel when they make the taxable supply to unregistered person। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं, ये बात मैंने एक्सप्लेन आपको नहीं की थी ना शुरू के अंदर, ये नई बात अब आपके लिए आ गई। देखें यहाँ ये बात सर्कुलर कर रहा है कि जो जो स्कीम अभी तक हमने डिस्कस की है ना, ये स्कीम उस वक्त है जब रजिस्टर्ड सेलर और रजिस्टर्ड बायर का आपस में मामला चल रहा है। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड बायर है, उसने 1 करोड़ भी अगर आपको कैश दे दिया ना, तो आपको कोई मसला नहीं है, सेलर के लिए कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक लॉजिक भी है ना, लॉजिक ये है कि देखो अनरजिस्टर्ड को इनपुट से क्या लेना देना है। सेक्शन 73 में तो बहस ही गवर्नमेंट की और टैक्स पेयर की बहस ही हो रही है कि इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अनरजिस्टर्ड जो बायर होता है उसको तो इनपुट लेना ही नहीं होता, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ये कह दिया देयरफॉर रजिस्टर्ड सप्लायर विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेमेंट वो कैश से रिसीव कर लेता है, कब? जबकि वो सब उसने सेल की हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को और फर्दर टैक्स उस पर चार्ज किया हो और पेड किया हो। दायरे अनरजिस्टर्ड को जब आप बेचते हैं तो आप फर्दर टैक्स भी 4% चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी सर्कुलर बहुत अहम है, ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया है, सही है। Where taxable supplies are made to unregistered person and he had made payment in cash, then in order to avail facility of input tax credit, adjustment or deduction, refund, zero rating, the registered person is required to deposit the amount received in business bank account। अब लेटर ऑन जब उन्होंने ये एसआरओ दी, ये सर्कुलर दिया, उसके बाद एक और सर्कुलर उन्होंने 2 साल 3 साल बाद इशू किया कि देखें अब बात ये है, यहाँ पे ये हो सकता था ना, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, अपनी फेक सेल दिखा दी, फेक सेल दिखा दी, मुझे पता चला साल के आखिर में मुझे प्लानिंग करनी थी, तो मैंने समहाउ करके जून के महीने में सेल दिखाई और कैश रिसीव कर लिया।
अपनी कैश बुक के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारा पर्पस तो डॉक्यूमेंट करना है इकोनॉमी को, तो यहाँ एक लूप होल है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, अगर रजिस्टर्ड सेलर होगा और अनरजिस्टर्ड बायर होगा तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड बायर भले कैश में दे दे, हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनपुट डिसअलाउ कर देंगे सेलर का अगर सेलर ने इसको डायरेक्ट अपनी कैश बुक में एंट्री की, यानी कैश इन हैंड का लेजर डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं, हम इसको नहीं मानते। आपको क्या करना है, ये 1 रुपए का कैश है या 10 करोड़ का कैश है, आप इसको उठाएं, उठा के अपने बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर डालें, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि हम डॉक्यूमेंट करें इकोनॉमी को। तो ये एक नई बात थी जो कि हमने अपने इब्तदाइया में गुफ्तगू के अंदर हमने डिस्कस नहीं की थी। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि बिजनेस बैंक अकाउंट होता क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म बिजनेस बैंक अकाउंट शेल मीन अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन declared to the commissioner in whose jurisdiction he is registered through form STR1 और change of particular in रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि बिजनेस बैंक अकाउंट वो होता है जहां आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, सेल की, परचेज की, वगैरह वगैरह, और ये वो होना चाहिए जो आपने ऑफिसर को बताया हुआ हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जब कोई नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है जब भी कोई चेंज आता है आपको रजिस्ट्रे एक चेंज इन पर्टिकुलर्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करके अपनी चीजों को अपडेट करना होता है। तो ये वो होना चाहिए जो डिक्लेयर्ड हो। पता ऐसा नहीं कि आपने एक अकाउंट रखा हुआ है उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन की नहीं है और एफबीआर को बताया हुआ ही नहीं है। तो अगर एफबीआर के पास वो अकाउंट डिक्लेयर नहीं है, मैं एफबीआर का ऑफिसर हूं, मैं सिंपल ये करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आपका सबकी सारी चीजें ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने मुझे तो ये अकाउंट ही डिक्लेयर नहीं किया, आपकी प्रोफाइल में ये अकाउंट ही नहीं है, मैं आपका इनपुट डिसअलाउ करता हूं, मैं ऑर्डर पास कर दूंगा आपका। ठीक है, इसका ये मतलब है। सब सेक्शन 4 जो है, सब सेक्शन 4 की मैं थोड़ी सी बता देता हूं आपको बात, या इसको ड्रॉप कर लेते हैं, चले देख लेते हैं इसको। देखिए सबसेक्शन 4 में एक बात ये की गई है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको इनपुट नहीं मिलेगा। कब इनपुट नहीं मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? विच इज एट्रीब्यूटेबल टू सच टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 100 मिलियन रुपी इन अ फाइनेंशियल ईयर और 10 मिलियन रुपी इन अ टैक्स पीरियड। ये देखिए मैंने ना यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को क्रॉस कर दिया है। असल में पिछले साल तक ये था कि अगर आपने ये भी पढ़ लें, आर मेड टू सर्टेन पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। लास्ट ईयर तक ये मामला था कि अगर ना आपने एक महीने में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को 10 मिलियन की सेल कर दी है तो आपको ना इनपुट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, इसका तरीकाकार ये था, आप अनरजिस्टर्ड की सेल, इसका होता क्या था, आप क्या करते थे, हम इसको, हमने क्या किया, पूरे महीने की सेल ली एक्सेल पे, उसके बाद हमने अनरजिस्टर्ड की सेल अलग कर दी, फिर हमने देखा कि अनरजिस्टर्ड की जो सेल्स है उसमें कौन सी ऐसी सेल है एक कस्टमर को हुई हो जो अनरजिस्टर्ड हो, हम पकड़ लेते थे भाई फर्दर टैक्स चार्ज हुआ है तो अनरजिस्टर्ड को सेल है। और हम देखते थे कि मंथली 10 में हम एक क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं आपसे, क्योंकि ये चीज ओमिट हो गई है तो हम बहुत मुख्तस ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, इसमें आपको ये क्या हो गया, आपको समझ आ जाइए। अब हम एक मंथली क्राइटेरिया डिस्कस करें 10 मिलियन का, तो हम उसके अंदर क्या करते थे, एक महीने की अनरजिस्टर्ड की सेल ली, उसमें हम देखते थे कि भाई कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको सेल 10 मिलियन से ज्यादा हुई है, उसको हमने लेते थे और उसके बाद हम भी फार्मूला लगाते थे, अनरजिस्टर्ड सेल ऊपर रखते थे, ये रही, और टोटल सेल्स नीचे रखते थे, तो एक फ्रिक्शन आ जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपए अनरजिस्टर्ड सेल थी और 100 रुपए टोटल सेल थी तो 10% की हमारी अनरजिस्टर्ड की सेल हो गई। कौन सी सेल, सारी अनरजिस्टर्ड की सेल नहीं, वो अनरजिस्टर्ड की सेल जहां पर एक कस्टमर को, सिंगल कस्टमर को 10 मिलियन से ज्यादा की इनवाइस हुई है। सही है, और उस महीने का हम इनपुट रखते थे, तो ये हमारा वो अमाउंट निकल आता था कि भाई इनपुट डिसअलाउड, ये हमारा इनपुट डिसअलाउड हो जाता था। इसका मतलब ये है कि भाई जो इतने बड़े बड़े अनरजिस्टर्ड बायर हैं उनको पाबंद किया जाए कि आप रजिस्टर हो। सेलर की अच्छा प्रेशर सेलर को दिया जा रहा है, अजीब सी बात है, उनको पकड़ना चाहिए भाई, सेलर को पाबंद कर रहे हैं, मतलब बिजनेस ऑपरेशन ही रोक रहे हैं आप, बड़ी अजीब सी बात है। इसी वजह से अगले साल में गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया और यहाँ लिख दिया कि भाई हम इसको प्रेस्क्राइब करेंगे बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो अब जो है ना ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लास्ट ईयर तक थी, तो मैंने आपको इसकी स्टोरी बता दी। फिर ये कि कुछ प्रोविजो भी थी, ये जो इनपुट इनएडमिसिबल था, लेकिन कुछ आपको माफी भी दी गई थी। मसलन अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर देते हैं तो भाई फिर आपने इस क्लॉज को डिसरिगार्ड कर देना है, फॉरेन मिशन डिप्लोमेट्स को कर देते हैं फिर कोई मसला नहीं है, या किसी ऐसे बंदे को आप बेचते हैं जिसने फर्दर सप्लाई नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अब एक हॉस्पिटल है, आपने उसको अगर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी भी दे दी तो भी ये सेक्शन इन्वोक नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी, देखें फॉर एग्जाम्पल अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सोल्ड मेडिकल मशीनरी टू अ हॉस्पिटल ऑफ 20 मिलियन। ठीक है, अब 10 मिलियन से तो ज्यादा है, हॉस्पिटल है, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आपको सेल्स टैक्स पे आप चार्ज कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, आपका इनपुट डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो ये एंड कंज्यूमर है और फर्दर सप्लाई यानी कि सप्लाई ऑफ सच गुड्स में एंगेज नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा कि मशीन लेके आगे बेचेगा, तो इसलिए इनपुट आपका डिसअलाउ नहीं होगा। तो एक ये चीज थी। इसके अलावा ये था, एक क्लॉज डी में था कि पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू द नोटिफिकेशन, यानी एसआरओ में कोई एसआरओ बोर्ड ने दिया है जिसमें कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, और वहां पर अगर वो लोग, यानी इन या इस एसआरओ में कुछ लोगों का जिक्र किया गया है जो सेलर हैं
और ये कहा गया है अगर ये जो सेलर हैं ये अगर सप्लाई करते हैं, भले एक अनरजिस्टर्ड को 10 मिलियन से ज्यादा भी सेल हो तो भी डिसअलाउ नहीं होगा। ये कौन लोग थे? ये मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर थे, ताकि हमारी ज़रात को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब इसकी जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है वो अब नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तब्दील कर दिया ना, इसको ओमिट करके ये ले आए। तो इनफैक्ट अभी इस सेक्शन की जो वो है ना इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है इस सब सेक्शन की। लेकिन ये आना चाहिए, ज़ाहिर है अगर आपको कोई लिटिगेशन का केस आ गया, कोई नोटिस आ गया जो पिछले सालों से मुतालिक हो, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर खैरियत से अपना ये सेक्शन भी मुकम्मल कर लिया है, और इसको बहुत ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे, ग्रुप तो आपका अल्लाह का शुक्र है बना हुआ है, आप लोग वहाँ सवाल जवाब कर ही रहे हैं, तो वहाँ आप सवाल कर लें, मैं इंशाल्लाह अटेंड कर लूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।